बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग संस्कृत में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लेखनम। आज हम लोग अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे कि जो अक्षर एक ही अक्षर होते हैं लेकिन वो हिंदी, गुजराती या फिर संस्कृत में अलग अलग कैसे हो जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसकी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और एक ही अक्षर एक जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, तो वो कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं बेटा कि संस्कृत जो लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। और लेकिन आपका जो मदर टंग है, हिंदी हो या गुजराती, ये भी इसकी स्क्रिप्ट भी क्या है? देवनागरी ही है। तो आप चाहे संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, सबकी लिपि स्क्रिप्ट क्या है? बताओ, देवनागरी। अब बताओ कि पहले आप बताओ कि ये लिपि किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट मतलब लिपि। लिपि क्या हुई? आप देखो, जब आप हिंदी पढ़ते हो तो आप जो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हो, किसके माध्यम से प्रकट करते हो? बोलकर या लिखकर प्रकट करते हो ना, तो उसको आप भाषा कहते हो, है ना। तो लेकिन माध्यम, भाषा का माध्यम हो गया वो, है ना। लेकिन मान लो जो आप लिखते हो उसको लिखने के लिए बहुत सारे चिन्हों का यूज़ करते हो, प्रतीकों का यूज़ करते हो, है ना। तो उसी जो लिखने के लिए जो प्रतीकों और जो चिन्हों का प्रयोग करते हो आप, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब कोई पूछे कि लिपि किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आए ना बात। आप सबसे पहले अपने मन के भावों विचारों को प्रकट करते हो, किसी भी रूप में तो प्रकट करते हो कि वो भाषा कहलाए। ठीक है, लेकिन जो ये मन के विचारों को जब आप लिख कर प्रकट करते हो तो बहुत सारे प्रतीकों या फिर चिन्हों का प्रयोग करते हो। ये प्रतीक या चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो सब भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, लेकिन आप अगर संस्कृत भाषा देखो तो, अगर गुजराती भाषा देखो तो, हिंदी भाषा देखो तो, तीनों की लिपि एक ही है, देवनागरी या फिर नागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट और नागरी स्क्रिप्ट। लेकिन अगर अंग्रेजी की बात आती है तो उसकी स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं है, उसकी कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है, उसको लिखने के लिए आप जो प्रतीक और जो चिन्ह यूज़ करते हो वो हिंदी वाले लैंग्वेजेस से बिल्कुल डिफरेंट है ना, इसलिए उसको कौन सी लिपि बोलते हैं? उसको रोमन लिपि बोलते हैं। लेकिन हिंदी, संस्कृत और गुजराती की लिपि एक ही है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, और जैसे आप गुजराती में कोई अक्षर लिखते हो और हिंदी में कोई अक्षर लिखते हो तो अंतर क्या है कि जैसे आप गुजराती में कोई अक्षर लिखे तो उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन नहीं देते हो, बहुत बार क्या करते हो? स्टैंडिंग लाइन नहीं देते हो, या फिर जिसको सिरोखा बोलते हैं। ओके, सिरोखा आप नहीं देते हो, सिरो रेखा मतलब उसके सिर को बांधते नहीं हो, है ना, तो वो नहीं देते हो तो वो गुजराती बन जाता है। लेकिन जब हिंदी लिखते हो तो आप सब में स्टैंडिंग लाइन देते हो, सॉरी स्लिपिंग लाइन सब में देते हो ना, उसके ऊपर लाइन देते ही हो, तभी वो हिंदी कहलाती है। ओके, तो हिंदी और गुजराती में मेन डिफरेंसेस क्या है कि आप जो टॉप में जो लाइन होता है सिरो रेखा, वो गुजराती में नहीं देते हो लेकिन हिंदी में देते हो, है ना। बहुत सारे लेटर हिंदी गुजराती में एक जैसे ही हैं, लेकिन उनमें क्या थोड़े थोड़े स्लाइट डिफरेंसेस हैं, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, except Sirorekha, some alphabets are written as they are written in Devanagari. So their recognition, introduction is easy. Curves of some letters are different, so let us understand them. थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेज है कुछ अक्षरों में, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, पहले हम लोग फर्स्ट रो पे चलते हैं। तो आप घ देखो और ध देखो। घ से क्या होता है? घर होता है। ध से क्या होता है? धन होता है। घ और ध में कितना थोड़ा डिफरेंसेस है। देखो, अगर आप ध को ऊपर पार्ट को फोल्ड कर देते हो, और लेकिन आपको क्या करना है कि स्लिपिंग लाइन सब में नहीं देना है, तो वो बन गया ध। लेकिन घ को ही उसके कर्व को फोल्ड ना करो और पूरा स्लिपिंग लाइन दे दो तो वो क्या बन जाएगा? घ। घ और ध में किसका डिफरेंस आ जाए? स्लिपिंग लाइन का और फोल्ड करने का। ओके, नेक्स्ट है छ और ल। ये दोनों भी एक जैसे हो है, लेकिन छ और ल में थोड़े थोड़े डिफरेंसेज हैं। छ में आप दो कर्व बनाते हो, लेकिन वो राइट साइड से बनाते हो। ल में भी कर्व बनता है, लेकिन
टॉप टू बॉटम बनता है ना। ये छ और ल में डिफरेंसेज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो, च और ज दोनों एक जैसे हैं, लेकिन च में आप स्लीपिंग लाइन डालते हो, है ना, लेकिन राइट साइड से डालते हो। ज में भी स्लीपिंग लाइन डालते हो, लेकिन लेफ्ट साइड से डालते हो, है ना। तो यही अंतर है च और ज में कर्व का। एक कर्व में राइट साइड से आप स्लीपिंग लाइन डालते हो, एक में लेफ्ट साइड से स्लीपिंग लाइन डालते हो। च से हो गया आपका चम्मच, ज से हो गया जहाज। इया और ज्ञ एक जैसे है, लेकिन ई और ज्ञ में क्या डिफरेंसेस है कि इया को आप जिस यहाँ पे सिर्फ एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन लगा दिए हो गया, लेकिन जब ज्ञ लिखते हैं हम लोग तो उसको टू जैसा कर्व भी बनाना पड़ता है ना। इया मतलब कुछ नहीं, ज्ञ मतलब ज्ञानी। ट और ठ, अगर आप ट आधा ट लिख रहे हो तो हाफ कर्व नीचे बन रहा है तो वो ट हो गया, लेकिन पूरा नीचे हाफ सर्कल बना तो वो ट हो गया, लेकिन फुल सर्कल बन गया नीचे तो वो क्या हो गया, ठ हो गया। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा। अब देखो ढ और ध में कितना कम डिफरेंसेज है। ढ में अगर आप लाइन नीचे नहीं आने देते हो, कर्व फोल्ड करके अंदर ही रह जाता है ढ, लेकिन ध में क्या है कि आप द का डंडी बाहर निकाल देते हो तो वो बन जाता है द। ढ से हो गया आपका ढक्कन, द से हो गया दरवाज़ा। ओके, ये भी देखो प से हो गया आपका पतंग, ये हो गया श, ये है मूर्धन्य श जो कि मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। तो प के अगर आप स्टमक को कट कर दो या एक स्लैंटिंग लाइन डाल दो बीच में तो ये बन जाता है मूर्धन्य श। फ से फल, और मतलब कुछ नहीं। और फ में थोड़ा सा डिफरेंसेज है कि फ लिखते हो तो आप पूरा एक प बना कर फिर वो लाइन को नीचे कर्व तक लाते हो, और यू बनाकर एक डंडी बगल में दे दो, वो बन गया आपका अरा। ओके, नेक्स्ट व और ब में भी स्लाइट डिफरेंसेज है। ब के स्टमक को आप कट कर दो, एक स्लैंटिंग लाइन डाल दो व के बीच में तो वो बन जाएगा ब। व से वक होता है, ब से बकरी होता है। क और अक्ष में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन क में एक लाइन के आजू बाजू दोनों हाफ वन साइड होता है, हाफ अदर साइड होता है, जबकि क्षत्रिय जब लिखते हो आप क्षत्रिय वाला छ तो वन साइड में ही सारे कर्व आ जाते हैं ना। तो क और क से कमल हो गया आपका, छ से क्षत्रिय, इसमें भी थोड़ा ही डिफरेंसेज है। नेक्स्ट है र और स। देखो र लिखकर फिर एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दे दो तो ये बन जाएगा स। ये है तालाबीय स, सड़क वाला स, जबकि ये जो बगल वाला श है ये तालाबीय श है। तालाबीय श का मतलब क्या हो गया, शरबत वाला, जो कि आप तालू की सहायता से बोलते हो, ठीक है। ख से खत, ख तो बिल्कुल ही डिफरेंसेज है, ये मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई होगा। तो र से हो गया आपका रथ, स से हो गया सड़क, श से हो गया शरबत, ख से हो गया खत। नेक्स्ट य और थ में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। य को अगर आप अपर पार्ट को फोल्ड कर दोगे तो वो बन जाएगा थ। य से हो गया यज्ञ, थ से हो गया थर्मस। म और भ में भी ध और घ जैसे ही डिफरेंसेज है। जिस तरह घ में आप पूरा स्लीपिंग लाइन दे दो तो घ हो जाता है, लेकिन ध आप हाफ स्लीपिंग लाइन दो और फोल्ड कर दो तो ध बन जाता है। म और भ भी वही केसेस है। म की अगर एक पार्ट को आप फोल्ड कर दो, हाफ स्लीपिंग लाइन कर दो तो वो भ बन जाता है। म से मछली, भ से भालू। अब देखो ड और अर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ड में एक डॉट बिंदु लगा दोगे तो वो बन जाएगा अर, मतलब कुछ नहीं है। इसको कोई कोई भरा र भी बोलता है, जैसे पेड़, घड़ी, है ना। और ड से डमरू, है ना। अब देखो झ से झंडा और ह में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। झ में आप एक स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन लगा दो तो झ बन गया। ह में अगर आप थोड़ा आगे से फोल्ड कर दो तो ह से हल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट त से हो गया आपका तरबूज, न से हो गया नल। त पूरा ओपन होता है, जबकि न को क्या करते हैं हम लोग फोल्ड कर देते हैं। ग और त्र में डिफरेंसेज, ग से गमला, त्र से त्रिशूल। अब देखो अ में एक स्टैंडिंग लाइन दे दो तो आ बन गया। ई में एक ऊपर कर्व बैठा दो, एक छोटी ई और एक बड़ी, तो बड़ी ई में एक ऊपर कर्व बैठा दो तो बड़ी, और नहीं तो छोटी ई तो छोटी ही है। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से
छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। अब देखो छोटी यू और बड़ी यू, एक टेल लगा दो छोटी यू में तो वो बन जाएगा बड़ी यू। ए और ए में डिफरेंसेस, ए में एक मात्रा ऊपर लगा दो तो वो बन जाएगा ए। ठीक है, एक छोटी ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, ए से एरी, ए से ऐनक, री से ऋषि। चलो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे ये वाला ख़त्म हुआ बेटा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। आप लोग का कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक कि स्टैंडर्ड 6 में अभी तक क्लियर नहीं है। आई नो कि आपके सब क्लियर है, लेकिन चैप्टर में था तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो आपको क्या करना है कि कॉपी करना है वर्ड्स को और लिखते जाना और कुछ नहीं करना है। तो आप अपने नोटबुक में, अपने टेक्स्ट बुक में क्या करना, नकुला लिख लेना, मंडूका लिख लेना। नकुला मतलब क्या होता है बताओ? नेवले को, मंगूस को नेवला कहते हैं। मंडूक फ्रॉक, वस्त्रम आपके कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए। संचिका फाइल हो गया, श्रृगाला फॉक्स हो गया, संख्या नंबर्स हो गए, ऋषवा बुल हो गया, स्थलिका डिश हो गया, औषधम मेडिसिन हो गया, पिंजर स्विच हो गया, वानरा मंकी हो गया, सस्का रैबिट हो गया। आपको तो मतलब मीनिंग मैंने ऐसे ही बता दिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज़ आपको सुंदर राइटिंग में यहाँ पर लिख देना है। अब कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स इन ऑफ द पोएम्स, आपको बस कॉपी करना है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शारदाय नमः, बिना पुस्तक धारिणी, प्रसन्न भव सर्वदा। इसको देख देख कर बस आप कॉपी कर लेना। मीनिंग इसका वर्कबुक में है, मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसको भी कॉपी करना। एकम वनम अस्ति, देयर इज अ फॉरेस्ट, सस्का भीता भवति, द रैबिट इज फ्राइटेन, श्रृगाला अनुधावति, द फॉक्स इज ऑल्सो बिहाइंड, द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड, सस्का वृक्ष समीपम आगच्छति, द रैबिट कम्स नियर द फॉरेस्ट, सस्का पलायनम करोति, द रैबिट रन अवे। ओके नाउ अब मैंने यहाँ पे आपका वर्कबुक भी साथ में ले लिया है, क्योंकि चैप्टर छोटे थे इसलिए मैंने वर्कबुक भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो वर्कबुक का जो फर्स्ट जो पेज थे आपके, उसमें सिर्फ देख देख कर लिखना था, तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। मैंने सेकेंड पेज से इंक्लूड किया है जिसमें क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज आप खुद से क्या करना कि देख देख कर जैसे बोला गया, इंस्ट्रक्ट किया गया है, वैसे वैसे लिख लेना। मैं उसका सेकेंड पेज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट इज़ द संस्कृत लैंग्वेज रिटन। तो आपको अभी मैंने बताया ना, नागरी या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत लैंग्वेज लिखे जाते हैं। आप उसको टिक कर देना या बी को लिख देना। फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजरात स्क्रिप्ट हैज़ बिन डिराइव्ड। तो आपको पता है ये भी देवनागरी का ही है, तो देवनागरी लिख देना। व्हाट इज सीन इन द कर्व ऑफ सम संस्कृत लेटर। तो आपको क्या दिखाई देता है कि जो संस्कृत के कर्व हैं या लेटर्स, उसमें स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस या फिर अंतर होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज संस्कृत फॉर कंप्यूटर यूजेज अकॉर्डिंग। जो कंप्यूटर के जानने वाले हैं उन लोग के अनुसार उनके अनुसार क्या संस्कृत कंप्यूटर के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो उनका कहना है कि कम्प्लीटली सूटेबल है। क्या मैं आपको संस्कृत टाइप करके नहीं देती हूँ, PDF देती हूँ ना, तो संस्कृत लैंग्वेज भी एज इट इज़ ही कंफर्टेबल है कंप्यूटर के लिए, जैसे बाकी सब लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉलम 2 dots that is written after ma and va in words, Rama and Deva known as। मैंने आपको बताया है कि पुल्लिंग के बाद 2 डॉट दिए जाते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, विसर्ग। विच लेटर इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम घ। अभी मैंने आपको बताया कि घ और ध में स्लाइट डिफरेंसेज है ना, तो आप लिख दोगे यहाँ पर ध। विच लेटर इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द व लेटर। तो आपको पता है व से थोड़ा डिफरेंट कौन है, ब है। व को सिर्फ स्टमक में आप कट कर दो तो वो ब बन जाता है। विच लेटर इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फ लेटर। फ से थोड़ा डिफरेंट कौन है, तो आपको पता है ना कि क है, तो आप लिख दोगे क। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। appropriate words according to the chapter. The fill in the blanks is not drawn on the top of Gujarati लिखा।
जिसको मैंने सिरोखा बोला, ठीक है, सिरोरेखा बोला, वो क्या है कि जो गुजराती के आप लेटर्स लिखते हो ऊपर स्लीपिंग लाइन नहीं देते हो ना, उसके सिरोरेखा बोलते हैं या फिर लाइन बोलते हैं। द लाइन इज़ नॉट ड्रॉन इन द टॉप ऑफ द गुजराती लेटर। देयर आर, मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि देयर आर 13 वॉवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट इन संस्कृत, जबकि आपके इंग्लिश में कितने हैं, 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट है, याद रखना। जबकि संस्कृत में कितने हैं, 13 वॉवेल्स और 33 कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर आर नोन एज वर्णास। जब आप सारे वर्ण और कॉन्सोनेंट सबको मिला दोगे तो वो क्या कहे जाते हैं, वर्णास कहे जाते हैं, ठीक है। यूजुअली ईच कॉन्सोनेंट ऑफ संस्कृत इज प्रोनाउंस्ड क्लियरली आफ्टर एंडिंग द वॉवेल अ, एग्जाम्पल क। अधिकतर जो आप कॉन्सोनेंट बोलते हो उसके प्रोनाउंस में जब आप प्रोनाउंस करते हो तो लास्ट में क्या आता है, अधिकतर अ आता है। कौन सा वॉवेल खत्म होता, अ। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, क बोलोगे तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। द कॉन्सोनेंट विदाउट वॉवेल इज रिटेन एज, जब आप स्वर व्यंजन को अलग करते हो तो हमेशा नीचे हलंत लगाते हो। ये क्या बताता है कि आप उस व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन स्वर के बिना कर रहे हो, यानी अ नहीं आ रहा है तो हलंत लगाते हैं। नीचे जो लाइन देते हैं, देखो हलंत में मैंने त में जो लिखा है उसको ही हलंत कहते हैं, यानी वो हाफ लेटर है, ऐसा बताते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई अक्षर के नीचे अगर एक लाइन है तो आप उसको हलंत बोलोगे, इसका मतलब है कि आप उसका आधा उच्चारण कर रहे हो, हाफ लेटर है वो, ठीक है। जैसे कि लड्डू, चप्पल, बिच्छू, ऐसा कुछ, ओके। नाउ द कॉलम 2 डॉट which are written after क and ज in the word सुका and गजा is known as the विसर्ग। ये तो पहले भी था ना बेटा कि किसके नाम से जानते हैं, विसर्ग के नाम से जानते हैं। देखो अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ, ठीक है। अभी देखो फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है, ये हो गया आपका, एक मिनट ना, अभी हमने सही गलत बताया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज आप तो 1 नंबर से जाएगा, हैज़ एब्यूंडेड वोकैबुलरी, मतलब इसके जो वर्ड्स हैं ना उसके पास बहुत सारे इसकी संख्या है, उसमें बहुत सारे क्या है उसमें वोकैबुलरी उसके पास बहुत ज़्यादा है, जो इसी वजह से क्या है कि जितने भी लैंग्वेज लो सब में जो वोकैबुलरी किसने किस सब्जेक्ट से बोरो किया है, किसने, तो संस्कृत से ही बोरो किया है, ठीक है। इन मेनी लैंग्वेजेस क्या है कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट, इन सम लेटर ऑफ संस्कृत इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक। तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना था संस्कृत में। संस्कृत इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट इज संस्कृत रिटन, तो संस्कृत इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। जो संस्कृत लैंग्वेज है वो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, तो देवनागरी में। फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेराइव्ड, तो गुजराती हैज़ ऑल्सो बीन डेराइव्ड फ्रॉम देवनागरी, ठीक है। याद रखना, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत है, सबकी लिपि क्या है, देवनागरी है। लिपि किसे कहते हैं, जब आप किसी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग करते हो उसको लिपि कहते हैं, ठीक है। तो bearing the सिरोखा, द लेटर ऑफ विच लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट, तो सिर्फ सिरोरेखा को छोड़ दो तो क्या होता है कि कौन सा लैंग्वेज जो एकदम देवनागरी के जैसे है, तो वो है गुजराती, ठीक है। हाउ मेनी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन संस्कृत, तो देयर आर 13 वॉवेल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट इन संस्कृत। कितने, 13 वॉवेल और 33 कॉन्सोनेंट है संस्कृत में। इंग्लिश में कितने हैं, 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में। ए ई आई ओ यू को छोड़ दो तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं,
ओके, ये नहीं, अब मैं आगे और रिपीट करती हूँ, आगे आपको ज़्यादा इजी होगा मैं रिपीट करूँगी तो। ठीक है, वेट। फिल इन द ब्लैंक्स, द लाइन इज नॉट ड्रॉन ऑन द टॉप ऑफ गुजराती लेटर। आप सिरो रेखा नहीं देते हो गुजराती लेटर में, ठीक है। देयर आर 13 vowel and 33 consonant in Sanskrit. Vowels and consonant together known as वर्णास। तीसरा, आप पूरा मिलाकर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हो, संस्कृत में क्या बोलते हैं, वर्णास बोलेंगे, ठीक है। यूजुअली ईच कॉन्सोनेंट ऑफ संस्कृत इज प्रोनाउंस्ड क्लियरली आफ्टर एडिंग द वॉवेल अ। अधिकतर कॉन्सोनेंट आप बोलोगे तो हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद अ साउंड आता है, यानी अ वॉवेल आता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल क ले लो, क में लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। द कॉन्सोनेंट विदाउट वॉवेल इज रिटेन एज हलंत या हाफ लेटर। अगर आप किसी व्यंजन को लिख रहे हो बिना स्वर की सहायता के, या तो उसका आधा ही उच्चारण कहा जाएगा, और नीचे जो लाइन देते हैं उसको हलंत कहते हैं। वो ये बताता है कि ये लेटर हाफ है। द कॉलम रिटेन आफ्टर क एंड ज, जैसे सुक, गजा, ये विसर्ग है। ये मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि संस्कृत में पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें हमेशा विसर्ग लगता है, जिसको हम लोग 2 डॉट लगता है, जिसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में हमेशा 2 विसर्ग लगता है, 2 डॉट लगता है, जिसको हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक है। चलो, ये लेखन तो मैंने बता दिया, सब बता दिया आपको। और कौन सा था जो मैं दोबारा बताना चाहती थी, हाँ ये वाला, ये देखो, ये फ्रेज मैं फिर से बताती हूँ। सर्वे भवन्ति सुखिनः, मतलब सभी सुखी हो, तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, मे ऑल बी हैप्पी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब कि सब अपना अच्छा ही देख सकें, तो मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस, ओके। शारदाय नमः, मतलब भगवान सरस्वती को नमस्कार है, तो आप लिखोगे एव गॉडेस शारदा सैल्यूट टू यू। वीणा पुस्तक धारिणी, मतलब होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक। प्रसन्ना भव सर्वदा, यू प्लीज विथ मी फॉर एवर। चलो बेटा, हो गया। अब मैं इसको रखती हूँ, यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अब हम लोग जूम लेक्चर में फिर से मिलेंगे, ओके बेटा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।